हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीसी की सभी प्रमुख धाराएं, इंडियन पेनल कोड और हिंदी में जिसको कहते हैं भारतीय दंड संहिता। यदि दोस्तों आप हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का पेपर देना चाहते हो तो ये क्लास जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि यहाँ से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में HSSC के द्वारा पूछे जाते हैं। तो क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। अगर आपको फ्री में ये वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं एजुकेशन गुरुजी। और दोस्तों नोट्स के लिए अगर इस क्लास की आपको PDF चाहिए है तो व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हो 80 590 81 508 पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट आपको PDF डाउनलोड करनी है तो PDF का जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में आया था। देखिए दोस्तों आईपीसी जो था, आईपीसी 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में भारत के लिए एक विधि आयोग बनाने पर बल दिया। तो भारत के लिए जो है ना, लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में भारत के लिए एक विधि आयोग बनाने पर बल दिया और 1834 में भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1834 के अंदर भारत के अंदर प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कौन से एक्ट के अंतर्गत किया गया? ये 1834 का जो ये प्रथम विधि आयोग था ये 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया। और इसकी जो अध्यक्षता थी दोस्तों किसने की? लॉर्ड मैकाले ने इसकी अध्यक्षता की। ये कहाँ पर पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद में भारत के लिए एक विधि आयोग बनाने पर बल दिया गया। तो ध्यान रखना, प्रथम विधि आयोग कब बना? 1834 में। किस अधिनियम के तहत बना? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये बनाया गया। इसके बाद देखिए प्रथम विधि आयोग के 4 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। सदस्य कितने थे प्रथम विधि आयोग के? 4 सदस्य। और लॉर्ड मैकाले ने 3 साल तक कमरे में बंद रहकर इस दंड संहिता पर काम किया और इसको सन 1837 में ही पूरा कर लिया। देखिए दोस्तों 3 साल तक लॉर्ड मैकाले ने कमरे में रहकर इस दंड संहिता के ऊपर काम किया और 1837 में इसे पूरा कर लिया। 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को संसद में पास किया गया। देखिए 6 अक्टूबर 1860 को इसे संसद में पास किया गया। कब? देखिए 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिशों पर। तो भारत का जो पहला कानून आयोग, कानून यानी विधि आयोग दोस्तों, कानून और विधि सेम वर्ड है दोनों, बस ये बोलने में अलग अलग है। कानून आयोग 1834 में जो स्थापित हुआ था उसकी सिफारिशों के आधार पर, ये भी ध्यान रखना है, भारतीय दंड संहिता जो है, भारतीय दंड संहिता किसकी सिफारिश के आधार पर लगा? विधि आयोग या कानून आयोग के आधार पर 6 अक्टूबर 1860 को संसद में पारित किया गया, पास किया गया। और दोस्तों 1 जनवरी 1862 में ब्रिटिश शासन के दौरान पूरे भारत में लागू हो गया। ये लागू अलग हुआ दोस्तों। देखिए पास कब किया गया? 1860 को। और लागू कब हुई आईपीसी? 1 जनवरी 1862 को पूरे भारत के अंदर लागू हो गई। आज के समय जो बात करें दोस्तों तो आईपीसी में कुल 23 अध्याय है और 511 खंड है। तो दोस्तों 23 चैप्टर है और 511 जो है वो धाराएं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो अब करते हैं दोस्तों भारतीय दंड संहिता की इंपॉर्टेंट धाराएं। देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना। राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना, धारा 124। देखिए जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किस प्रयोग करने के लिए विवश करने से है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा दोस्तों तो उस पर धारा जो है वो 124 लगेगी। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों ही जो है अच्छी पोस्ट के अच्छे रैंक के व्यक्ति होते हैं, राष्ट्रपति भी और राज्यपाल भी। तो इन पर कोई हमला करेगा तो दोस्तों कौन सी धारा लगेगी? धारा 124 का उसके ऊपर प्रयोग किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राजद्रोह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। देखिए जो कोई भी व्यक्ति बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों के द्वारा
या फिर दृश्य रूपण के द्वारा अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमानना पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा दोस्तों, या देश की खुफिया जानकारी दुश्मन को देगा, उसके ऊपर कौन सी धारा लगाई जाएगी? उसके ऊपर राजद्रोह की धारा लगाई जाएगी। धारा कौन सी होगी? वो धारा 124 है, याद रखनी है दोस्तों। कौन सी धारा होगी? धारा 124 ए। 124 में क्या था? राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला। भारतीय दंड संहिता की धारा 151, 5 से अधिक लोगों का जमा होना। देखिए, 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। तो दोस्तों 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का आदेश दे रखा है कि 5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर सम्मिलित हो जाना, बने रहना। तो कौन सी धारा लगेगी? धारा 151। देखिए, जब 5 से अधिक लोगों के एक साथ रहने पर मनाही हो, उसके बाद भी कोई 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव होना। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, धर्म, जाति, भाषा, नस्ल के आधार पर नफरत फैलाना उन लोगों पर लगाई जाती है जो कि धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 53 ए के तहत दोस्तों 3 साल तक की कैद या फिर जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। अगर ये अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 155, वह व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो। तो जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से उपद्रव किए गए, जैसे कि भूमि पर कब्जा, जमीन छुड़वाना, विवादग्रस्त विषय पर गैर कानूनी जनसमूह द्वारा ऐसा उपद्रव किया जाए, तो उसके लिए दोस्तों किसी व्यक्ति के द्वारा अपने फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो तो धारा 155 लगेगी। जैसे कि दोस्तों भूमि पर कब्जा करना है, तो किसी व्यक्ति ने क्या किया, अपने गुंडे बुला लिए, 5-7 व्यक्ति बुला लिए और जो मालिक था उसको भगा दिया, वहाँ से भूमि पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह की जो हालात है उस वहाँ पर कौन सी धारा लगेगी? धारा 155। भारतीय दंड संहिता की धारा 174, सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। जैसे किसी व्यक्ति की कोर्ट में पेशी है, अगर वह उस समय पर ना आए तो उस पर धारा 174 लगाई जाएगी। तो दोस्तों अवमानना करना, सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। भारतीय दंड संहिता की धारा 186, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर कोई शख्स सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो उस पर आईपीसी की धारा 186 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। उसे 3 महीने तक की कैद और 500 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 189, 189, लोक सेवक को सती करने की धमकी। देखिए, सरकारी अधिकारी को, धारा ध्यान रखना 189, सरकारी अधिकारी को धमकी देने पर 2 वर्ष तक की जेल हो सकेगी या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सरकारी किसी अधिकारी को धमकी दे दी तो 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 201, सबूत के मिटाने पर। देखिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत साक्ष्य या सबूत मिटाने, चाहे वह साक्ष्य मिटाना मृत्यु से दंडनीय के लिए हो अथवा किसी भी प्रकार के साक्ष्य के मिटाने के संबंध में हो, यदि आप एविडेंस को मिटाओगे तो धारा कौन सी लगेगी? 201 लगेगी। अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना यानी कि सबूत मिटाना। भारतीय दंड संहिता की धारा 292, अश्लील पुस्तकों का विक्रय। समाज में अश्लीलता फैलाना भी संगीन गुनाह की श्रेणी में आता है। अश्लील साहित्य, अश्लील चित्र या फिल्मों को दिखाना या बेचना और इससे किसी भी प्रकार का लाभ कमाना या लाभ में किसी प्रकार की कोई भागीदारी कानून की नज़र में अपराध है और ऐसे अपराध पर आईपीसी की धारा 292 लगाई जाती है। इसके दायरे में वो लोग भी आते हैं जो अश्लील सामग्री को बेचते हैं या जिन लोगों के पास से अश्लील सामग्री बरामद होती है। अगर कोई पहली बार आईपीसी की धारा 292 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे दोस्तों 2 साल की कैद और 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन दूसरी बार या फिर बार बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद और 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान आईपीसी के अंदर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करना या अश्लील गाना गाना।
देखिए सार्वजनिक स्थलों पर 294 सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील हरकतें करने या अश्लील गाना गाने पर आईपीसी की धारा 294 लगाई जाती है। इस माह में गुनाह अगर साबित हो जाए तो 3 महीने तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 गुप्त तरीके से लॉटरी कार्यालय चलाना या रखना। जो कोई ऐसी लॉटरी जो कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी ना हो, इस प्रकार की लॉटरी चलाना दोस्तों तो धारा 294 उसके ऊपर लगाई जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंदर क्या है, हत्या की परिभाषा। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत हत्या को परिभाषित किया गया है कि किसे हत्या माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 कत्ल करने पर, देखिए कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर कत्ल का दोष साबित हो जाता है तो उसे उम्र कैद या फांसी की सजा या फिर दोस्तों जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 जिसकी लापरवाही से किसी की जान चली जाए, दोस्तों लापरवाही की वजह से अगर किसी की जान चली जाए तो 300 लगती है। आईपीसी की धारा 304 उन लोगों पर लगाई जाती है जिनकी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाती है। दोस्तों गैर इरादतन हत्या भी बोलते हैं, उनका इरादा तो नहीं था लेकिन लापरवाही की वजह से सामने वाले व्यक्ति की हत्या हो गई। 279 भी देखना आप इसके लिए। इसके तहत 2 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। सड़क दुर्घटना के मामले में किसी की मौत हो जाने के अवसर पर इस धारा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी ये संबंध है दोस्तों दहेज मृत्यु से। देखिए स्त्री के विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियां से हो जाती है, उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसे पति या नातेदार को उसकी मृत्यु का ही कारण माने जाएंगे। तो 304 बी में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 305 खुदकुशी या आत्महत्या के बाद उकसाने वाले व्यक्ति पर लगती है। देखिए आईपीसी की धारा 306 या 305 खुदकुशी या आत्महत्या के मामले से जुड़ी है। अगर कोई शख्स खुदकुशी कर लेता है और ये साबित हो सकता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया था या फिर किसी ने इतना परेशान कर दिया था कि उसे अपनी जान दे देनी पड़ी, या परेशान करने वाले शख्स पर आईपीसी की धारा 306 लगाई जाती है। इसके तहत 10 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। अगर आत्महत्या किसी नाबालिग, मानसिक तौर पर कमज़ोर या फिर किसी ऐसे शख्स को उकसाया जाता है जो अपने आप सही और गलत का फैसले करने की स्थिति में नहीं है, तो उकसाने वाले शख्स पर धारा 305 लगाई जाती है। इसके तहत 10 साल की सज़ा, जुर्माना, उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा दोनों ही हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हत्या की कोशिश करने वाले पर। देखिए किसी की हत्या की कोशिश का मामला अगर सामने आता है तो हत्या की कोशिश करने वाले पर आईपीसी की धारा 307 लगाई जाती है। यानी अगर कोई किसी की हत्या की कोशिश करता है लेकिन जिस शख्स पर हमला हुआ उसकी जान नहीं जाती है तो धारा 307 के तहत हमला करने वाले शख्स पर मुकदमा चलता है। आमतौर पर ऐसे मामलों में दोषी को 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकते हैं। अगर जिसकी हत्या की कोशिश की गई है तो अगर उसे गंभीर चोट लगती है तो दोस्तों दोषी को उम्र कैद तक की सज़ा भी हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आत्महत्या की कोशिश, इसे खुद की आत्महत्या करने पर अलग लगाया जाता है। अगर दोस्तों आत्महत्या की कोशिश करता है व्यक्ति लेकिन उसे बचा लिया जाता है तो इसके ऊपर ये धारा लगाई जाती है। धारा 310 ठग करना या ठगी करना, जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा ये हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्तियों से अभ्यासतः सहयुक्त रहता है, वह क्या है दोस्तों, ठग है। भारतीय दंड संहिता की धारा 311 दंड, जो कोई ठग होगा जो भी कोई ठग होगा दोस्तों वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो 311 में ठग के लिए दंड का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 स्वयं गर्भपात करवाना,
जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह स्त्री संपन्न गर्भा हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगी। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। गर्भपात करवाना धारा 312 के अंतर्गत आएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 313 में क्या है? स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करना। स्त्री की सम्मति के बिना गर्भ पारित करना, जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, तो ध्यान रखना उसमें 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी और दंडित भी किया जा सकेगा और जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। धारा 314 गर्भपात की मंशा द्वारा किए गए कार्य से स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो मान लो, तो उसके अंदर कौन सी धारा लगेगी दोस्तों? धारा 314 लगेगी। इसमें जुर्माना कितना लगेगा? अधिक से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी वह दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 315 शिशु की मृत्यु करने पर, शिशु का जीवित पैदा होने से रोकने से या फिर जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु से किया गया कार्य। तो मतलब दोस्तों शिशु की मृत्यु या तो उसके जन्म से पहले पेट में ही कर देना या फिर जन्म के बाद शिशु की मृत्यु कर देने पर कौन सी धारा लगेगी आपके पास? धारा 315। इसके लिए दोस्तों 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित आपको किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 326 बी, तो इसमें क्या है दोस्तों? स्वेच्छा से किसी के ऊपर अमल यानी कि तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति पर अमल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है या किसी व्यक्ति को अमल देता है या अमल देने का प्रयत्न करता है तो दोस्तों उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? 326 बी। इसके अंदर उसे 5 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी बल्कि 7 वर्ष तक की हो सकती है। मिनिमम सजा है वो दोस्तों 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, जबकि 7 वर्ष तक की हो सकती है। धारा 350 आईपीसी की धारा 350 में क्या है? आपराधिक बलपूर्वक गलत काम करवाना किसी से। देखिए जो कोई आपराधिक बल क्या है? जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करवाना है तो वो क्या होगा दोस्तों? मान लो किसी और का यूज करके उससे कोई नुकसान करवाना, किसी दूसरे का बलपूर्वक गलत काम करवाना किसी से। भारतीय दंड संहिता की धारा 351 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो उस पर धारा 351 लगाई जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 353 होती है दोस्तों सरकारी कर्मचारियों पर हमला। धारा 353 उन लोगों पर लगाई जाती है जो सरकारी कर्मचारी पर हमला कर या उस पर ताकत का इस्तेमाल कर उसे ड्यूटी निभाने से रोकते हैं। ऐसे मामले में दोषी को 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी पीछा करना। ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री का उसकी बिना इच्छा से पीछा करता है, उस स्त्री के कहे जाने के बावजूद भी बारंबार पीछा करता है और संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है तो उसे दंडित किया जाएगा दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता की धारा 362 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपहरण किसी दूसरे स्थान पर बलपूर्वक ले जाना। अपहरण जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विशेष करता है या उस व्यक्ति का अपहरण करता है तो धारा 362 उसके ऊपर लगाई जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 364 हत्या करने के लिए अपहरण। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए तो उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 365 गुप्त तरीके से अपहरण। किसी व्यक्ति का गुप्त तरीके से अपहरण करेगा तो उसे 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। धारा 366 शादी करने को मजबूर करने या शादी के लिए स्त्री का अपहरण करने पर कौन सी धारा लगेगी? धारा 366 आपके ऊपर लगाई जा सकती है। विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री का अपहरण, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने पर धारा 366 लगाई जा सकती है।
समलैंगिकता, समान लिंग यानी पुरुष पुरुष से शादी व स्त्री स्त्री से शादी कर सकती है। 377 में से इसे हटा दिया गया है। तो 377 में था दोस्तों, पहले समलैंगिकता को अपराध माना जाता था। पहले जो है वो समलैंगिकता को अपराध माना जाता था, लेकिन अब नहीं माना जाता। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य जो किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा से इंद्रिय भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 377। धारा 378 चोरी करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये पूछी भी जा चुकी है एसएससी के अंदर। जिसे किसी घर से पैसे चोरी करना जो है वो दोस्तों 378 के अंतर्गत है। भारतीय दंड संहिता की धारा 395 में क्या है दोस्तों, डकैती करना। धमकी देकर या गैर कानूनी ढंग से किसी अन्य व्यक्ति का धन, माल, जान, पशुधन या अन्य वस्तु छीन लेने को डकैती कहते हैं। इसका उल्लेख 395 में है। भारतीय 396 डकैती के दौरान हत्या जो है वो 396 के अंतर्गत आएगी। और इसी में क्या है दोस्तों, बेईमानी से प्राप्त करना, ऐसी संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करना जो कि डकैती करने में चुराई गई हो, उसे 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 413 चुराई गई संपत्ति से व्यापार करना। देखिए, चुराई हुई संपत्ति का व्यापार करना या कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह चुरा कर व्यापार करता है तो 413 लगती है, 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। धारा 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। तो जो कोई व्यक्ति दोस्तों संपत्ति किसी ने चुरा ली और वो कोई उसकी सहायता कर रहा है छिपाने में, तो वो छिपाने वाले को भी सज़ा हो सकती है, 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 का अंदर क्या है, छल करना। छल करना दोस्तों, जो कोई किसी व्यक्ति से विश्वास में करके किसी व्यक्ति को संपत्ति रखने के लिए देता है और बाद में वह मना कर देता है, तो दोस्तों ये इस प्रकार को इसे छल कहा जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 424 संपत्ति को बेईमानी से छिपाना। संपत्ति को बेईमानी से छिपाना, तो वहाँ पर क्या लगेगी, धारा 424, जिसके अंदर 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है या फिर जुर्माना भी हो सकता है। नोट करना है दोस्तों, आईपीसी 412 में डकैती से चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के बारे में बताया गया है, जबकि 424 को बेईमानी से छुपाने के बारे में बताया गया है। 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। जब कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी दोस्तों बिना तलाक के दूसरा विवाह कर ले या पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ले तो धारा 494 लगेगी। इसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और ये दोस्तों आपको याद भी रखना है, इम्पोर्टेंट पर्सन है। 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक मंशा से बहलाना। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाहित स्त्री को आपराधिक मंशा से बहलाकर ले जाना जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और वह अन्य पुरुष भी ये बात जानता है, तो 498 2 वर्ष तक की सज़ा, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। 498 किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके पति के क्रूरता से मारपीट करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, ये पूछी जा सकती है, 100% इस धारा के पूछे जाने की संभावना है। 498 तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 499, तो ये दोस्तों मानहानि से संबंधित है। किससे संबंधित है? 499 मानहानि से। CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यह कानून सन 1973 में पारित हुआ था और दोस्तों 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। इस समय इसमें 37 अध्याय और 484 धाराएँ हैं। कितनी धाराएँ हैं? 484 धाराएँ हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 144 के तहत किसी भी राज्य या शहर में 4 या 4 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। ये ध्यान रखना दोस्तों। आपने सुना होगा धारा 144 लागी तो वो CRPC के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है। हिंसा, दंगे, असुरक्षा या अन्य उन खतरे के दौरान आपातकालीन स्थिति में शांति कायम करने के लिए धारा 144 लागू की जाती है। तो CRPC की क्लास भी दोस्तों जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। आपको देखिए दोस्तों, सभी प्रकार की कोई भी PDF चाहिए है, हरियाणा पुलिस 2021 पिछले 20
20 महीने का करंट अफेयर चाहिए दोस्तों। हरियाणा सामान्य ज्ञान के प्रश्न चाहिए, 2015 से पूछे गए प्रश्न चाहिए। हरियाणा जीके के मॉक टेस्ट चाहिए। हरियाणा जीके की बुक चाहिए दोस्तों। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित पीडीएफ चाहिए आपको। आईपीसी की पीडीएफ चाहिए आपको। हरियाणा पुलिस से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहिए तो एक ही व्हाट्सएप नंबर है 80 590 81 508, इसके ऊपर आप मैसेज कर देना दोस्तों। अदरवाइज़ क्या है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप सभी के सभी देख सकते हैं। फ्री में यूट्यूब पर वीडियो देखनी है दोस्तों तो एजुकेशन गुरुजी आप सर्च कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही दोस्तों सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल व महिला पुलिस के नोट्स चाहिए जिसके 6500 प्लस पिछले 20 महीने का करंट अफेयर, 2015 से 21 तक के बेस्ट प्रश्न, पशुपालन, कृषि, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ चाहिए दोस्तों। पॉलिटी के नोट्स चाहिए आपको, साइंस के नोट्स चाहिए तो आप जो है वो 80 590 81 508 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है तुरंत जो है पीडीएफ दे दी जाएगी। व्हाट्सअप नंबर क्या है 80 590 81 508। और इसी के साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर ले। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात करते हैं।